Good morning students, welcome to your social studies class. So in our previous class we have started second chapter of civics, that is federalism, and we have completed till page number 290, India as a federal country. So today we are going to continue from the next topic, that is थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो हमारे गवर्नमेंट में थ्री टायर सिस्टम है, थ्री लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं एंड गवर्नमेंट उस पर एक्शंस लेती है. लाइक फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जो नेशनल इम्पोर्टेंस मैटर्स रहते हैं सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा, ये सारे मैटर्स जो है यूनियन लिस्ट में डील किए जाते हैं. सेकेंड स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. स्टेट लिस्ट में जो स्टेट वाइज और लोकल इम्पोर्टेंस के जो मैटर्स हैं, इश्यूज़ जो हैं उसको डील किए जाते हैं, लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा. एंड द थर्ड लिस्ट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मैटर्स जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में हैं, उनको डील किया जाता है, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन. दोनों ही लिस्ट में जितने भी ये मैटर्स हैं उन सबको एक साथ, या फिर जो कॉमन है दोनों में उनको, या फिर कोई मैटर ऐसा है जो लेफ़्ट ओवर हो गया है, जो छूट गया है दोनों लिस्ट में, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डील किया जाता है. नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज. देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर. दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. कुछ इंडियन यूनियन में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि यूनिट वाइज अगर हम देखें तो बहुत स्मॉल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और इनके पास पावर्स भी बहुत ही कम हैं. दीज एरियाज़ लाइक छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर ऑफ अ स्टेट. इन सारी टेरिटरीज़ के पास में स्टेट की एज अ स्टेट पावर नहीं है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज़. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स है कि वो ये सारे यूनियन टेरिटरीज़ में ये जो भी एरियाज़ हैं उनमें एक्शंस ले सके और एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सके. जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसे स्पेशल स्टेटस इसको मिला है. जो स्पेशल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो इन जम्मू एंड कश्मीर एरियाज़ पे एक्शंस एंड कंट्रोल ले सकती है. नेक्स्ट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरेशन. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरेशन बनाती है. फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ पावर. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फेडरेशन में कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. जो भी पावर है वो सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑफ द फेडरेशन. सेकेंड है रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन फॉर्म में है और रिजिड फॉर्म में है, कि मीन्स हम उसको अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं या कोई भी उसमें एडिशन नहीं कर सकते हैं. इन एमरजेंसी केसेस ओनली वी कैन एडिट आवर कॉन्स्टिट्यूशन or change our constitution, some clause of constitution. Third is an independent judiciary. India has an independent judiciary system. The Supreme Court of India has original power and has the exclusive authority of setting dispute between the government of India and one of the more states or between two or more states. सिर्फ इंडिया के पास सुप्रीम कोर्ट की ये पावर जो है, ओरिजिनल पावर है कि इंडिया स्टेट, किसी भी एक सिंगल स्टेट या गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, और टू और मोर देन स्टेट्स हैं उनके बीच में भी अगर कुछ डिस्प्यूट है तो ये जुडिशरी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी है. इट होल्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. द इलेक्शन कमीशन हैव सेट अप द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. और जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे सेटअप किया गया है. नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस्ड है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म.
कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं जो फेडरलिज्म है उसको सक्सेस करने के लिए। लाइक फर्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स को लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेडरलिज्म। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। These states like नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड एक्सेट्रा, ये जितने भी स्टेट्स हैं डिफरेंट, इनको इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवीज़न यहाँ पे किया गया है जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज पॉलिसी। A second test of the Indian Federation is the language policy. The Indian Constitution did not give the status of national language to any of the languages, though Hindi was identified as the official language, which is mother tongue of 40% of Indians. यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को, अदर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया था, ऑल्दो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था एज 40% इंडियंस की मदर टंग हिंदी है। The central government has not imposed Hindi on states where people speak a different languages. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हिंदी को किसी फोर्सफुली कहीं पे अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ज़रूरी नहीं कि लोगों की मदर टंग हिंदी ही हो, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। Beside Hindi, there are languages recognized as scheduled language by the Indian Constitution. हिंदी के अलावा कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है। The use of English as official language was adopted in 1965, but many non-Hindi speaking states feared that it was an attempt to impose Hindi on them. So central government withdrew the proposal and English along with Hindi continue for official purpose. So हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा और दोनों को रिकॉग्नाइजेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉग्नाइजेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश को दिया गया। नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। अब आप देखेंगे सेंटर में और स्टेट में क्या रिलेशन होता है। रिस्ट्रक्टिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड in practice. The Indian Constitution has demarcated the powers of union and state governments. Still, the union government can have influence over the state in many ways. In the past, central government many times misused the Constitution to dismiss the state governments that were ruled by the rival parties. This undermined the spirit of federalism. The Indian scenario has changed after 1990. This was the beginning of the era of coalition government at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties. So single party कहीं पे भी रूल नहीं कर सकती है, उसको किसी भी अदर पार्टी के साथ अलायंस बनानी ही होगी। मेजॉरिटी जिस भी पार्टी की होगी सिर्फ वही पार्टी रूल कर सकती है, माइनॉरिटी के बेसिस पे पार्टी रूल नहीं कर सकती है। It led to the new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. The Supreme Court made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. Next is decentralization in India. So decentralization in India की क्या आप मीनिंग समझते हो? When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, इसीलिए टू टायर सिस्टम के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इतनी लार्ज कंट्री को रन करना। स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी लार्ज, इंटेंस एंड वेरी डाइवर्स। स्टेट्स इन इंडिया आर द लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. Federal power sharing in India needs another tier of government below that the state government. Thus, there is need for the power sharing within each state.
सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि इंडिया बहुत ही एक लार्ज कंट्री है, डिफरेंट एरियाज़ है, बहुत इंटेंस कंट्री है। सो इसीलिए डिफरेंट टाइप की हमें गवर्नमेंट चाहिए होती है, जो हमें जितने भी हमारे अगर माइनर इश्यूज़ भी हैं तो उसको भी डील कर सके। यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना है, आप उसको देख सकते हो। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर शेयर होती है 29 स्टेट्स गवर्नमेंट में, देन अगेन पावर शेयरिंग, देन लोकल गवर्नमेंट, अगेन पावर शेयरिंग, पंचायत्स इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन अर्बन। ये फ्लो डायग्राम आप इस चैप्टर के जहाँ पे भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे इस डायग्राम को, फ्लो डायग्राम को आप ड्रॉ करिएगा। नाउ नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट। There are 3 tier of government called local government. This local government includes पंचायत in village and municipalities in urban areas. So local government क्या होती है? थर्ड टायर है गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट उसको हम बोलते हैं। पंचायत जो विलेज में होती है और म्यूनसिपैलिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ में होती है, दैट इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़ पंचायती राज सिस्टम। लोकल गवर्नमेंट पे भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे? पंचायती राज सिस्टम, उसके बाद आपका आएगा ज़िला परिषद एंड देन म्यूनसिपैलिटीज़। ज़िला परिषद स्टेट लेवल होता है, पंचायत समिति ये भी स्टेट लेवल है, और ग्राम पंचायत ये टाउन काउंसिल होती है, मीन जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है उसके अंडर में होता है। So now we have completed this chapter, and in our next class we will do question and answer of this chapter.